16 दिसंबर 2012 निर्भया केस, 1 जनवरी 2023 अंजलि केस, 28 मई 2023 साक्षी दीक्षित मर्डर केस। दिल्ली का शाहबाद डेरी इलाका और साक्षी दीक्षित और मोहम्मद साहिल की कहानी। 28 मई की रात को साक्षी दीक्षित यानी कि 16 साल की एक लड़की का मर्डर किया जाता है। ये मर्डर किसी सुनसान इलाके में नहीं, किसी घर में नहीं किया जाता। ये मर्डर किया जाता है एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, कुछ लोगों के सामने किया जाता है। मैंने जब आपसे कहा इलाका, तो आपको पहले ये वर्ड समझना पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो इस कहानी को बताएंगे कि ये कहानी हुई क्यों, ये केस क्यों हुआ। सबसे पहले हम इस इलाका को समझेंगे। दिल्ली का शाहबाद डेरी इलाका, जो बहुत ही भीड़ वाला इलाका है। नॉर्मल फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, मिडिल क्लास। कच्ची झोपड़ी पक्के मकानों वाला इलाका है। ड्रग्स, नशा, दारू, आपराधिक मामले, चोरी, मर्डर जैसी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। वहाँ के लोगों की सुने तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ये सारी चीजें आम हैं, वहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें वहाँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस वहाँ पे आती है, पुलिस जानती है कि ये जो जगह है वो खराब है, फिर भी ये सारी चीजें वहाँ पे अभी भी हो रही हैं। अब आप समझे कि इन सारी चीजों के साथ कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, कोई बच्चा ड्रग्स, मर्डर, चोरी जैसी चीजों में बड़ा हो रहा है, तो उसकी मानसिक प्रवृत्ति क्या होगी। अब आप साहिल के कैरेक्टर को समझ लेंगे कि एक बच्चा है जो इन माहौल में पल बढ़ रहा है, इस माहौल में बड़ा हो रहा है, तो उसका मेंटल स्टेट क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। यही होगा कि ये लड़का आवारा होगा, गुंडागर्दी होगा, इसको ना मौत से डर लगता है ना मारने से डर लगता है। और यही कैरेक्टर है साहिल का इस केस में। खैर, इसी इलाके में एक और लड़की है साक्षी दीक्षित नाम की। ये भी पलती है, बढ़ती है, और जो नॉर्मल होता है ना कि आप जिस इलाके में पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं आप पे थोड़ा असर होता ही है। तो ये भी नॉर्मल फैमिली से है, स्ट्रगलिंग फैमिली से है दोनों। इसके साथ इसकी फैमिली का ये रिलेशन है कि कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। एक तो पता है फैमिली का, आपकी फैमिली के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है तो आप वहां पे अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाती हो। इसकी फैमिली के साथ कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है। और जो मैंने आपसे कहा कि इस केस के बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर था ये इलाका जहाँ पे ये मर्डर हुआ। दूसरा फैक्टर था लड़की का एज, लड़के का एज। अगर लड़की 16 साल की है तो उसकी समझ कितनी ही होगी, ऑफ कोर्स कम होगी। और तब जब वो बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से नहीं बिलोंग करती है, जब कि वो बहुत मैच्योर नहीं है, जब कि इस एज में अट्रैक्शन जैसी चीजें आम है। आपके हार्मोन्स लेवल इतने हाई होते हैं कि आप एक दूसरे के जो अपोजिट जो होता है वहां पे आप अट्रैक्ट करते हो। आपके मन का भटकना, फैमिलीज के अगेंस्ट जाना, दैट्स अ नॉर्मल चीज। और यही सारी चीजें इस लड़की में भी थी। वो भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रही है, अट्रैक्शन उसको भी था अपोजिट के। वो एजुकेशनल फैमिली उतनी है नहीं, तो ये सारी चीजें इस केस में थी। नाउ यू कैन इमेजिन टू कैरेक्टर। एक साहिल है जो आवारा है और जिस माहौल में पला बड़ा है उसके लिए मर्डर करना दैट्स अ नॉर्मल थिंग। और अब आप उस लड़की के कैरेक्टर को भी देखोगे, इमेजिन कर सकते हो कि बहुत एजुकेटेड नहीं है, फैमिली से उतनी बॉन्डिंग नहीं है, फ्रीडम बहुत है, तो वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। 16 साल की एज में दो रिलेशनशिप्स, दैट बहुत बड़ी बात है। खैर, दिल्ली का साहब हम समझेंगे यहाँ पे कि मर्डर हुआ क्यों, यानी कि ये मर्डर इतना जरूरी मतलब क्यों हुआ। साक्षी और साहिल एक ही इलाके से आते हैं। इनकी फ्रेंडशिप इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुई थी और जल्दी रिलेशनशिप में बदल गई। अभी जो 28 मई को साक्षी का मर्डर हुआ, इससे 1.5 साल पहले से ये लोग रिलेशनशिप में थे। मतलब कि साक्षी एंड साहिल बस हैप्पी कि हम रिलेशनशिप में, ठीक है, खुश है। लेकिन क्या होता है ना कि आप जब किसी से बहुत कनेक्ट होते हो, बहुत आप उससे अटैच हो जाते हो, तो धीरे धीरे आप अपनी सारी बातें उससे बताते हो। साक्षी ने भी वही किया। साक्षी ने भी साहिल को बताया कि साहिल से पहले उसके लाइफ में प्रवीण नाम का एक लड़का था, और जो ट्रेंड चला है आजकल टैटू बनवाने का, उसी ट्रेंड के हिसाब से उसने भी अपने हाथ पे एक टैटू बनवाया था प्रवीण नाम के लड़के का। साहिल को तो ऑब्वियसली लड़कों का ईगो होता है ना, ये सारी चीजें उनको जल्दी हजम नहीं होती। लेकिन साहिल ने एज ए नॉर्मल लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं इसको, मतलब पास्ट है उसको फॉरगेट करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीजें तब बिगड़ती चली गई जब साहिल को पता चला कि साक्षी अभी भी प्रवीण से बात कर रही है, उससे मिलती है, उसके कनेक्ट में है, उससे बात करती है।
तो मैंने आपसे क्या कहा कि लड़कों के ईगो को ये सारी चीजें नहीं भाती, वो बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं। वही इनसिक्योरिटी साहिल में भी आई। उसने पहले साक्षी को मना किया, फिर ये चीजें बिगड़ती चली गई, झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, बात इतनी बिगड़ी कि धमकी धमकाने तक की बात आई। साहिल साक्षी को धमकियां देने लगा, बहुत धमकी दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, जो ऑब्वियसली यही धमकी होती है, और आप जिस माहौल से आते हो वहाँ पे सारी धमकियां आम होती है। एक टाइम ऐसा है कि साक्षी डरी भी कि इन धमकियों को कहीं सच मत कर दे वो। और गांव का एक वो जो टिपिकल होता है ना, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या होता है मिडिल क्लास में, कि हम अपने में ही एक जो थोड़ा सा जिसके पास पैसा ज्यादा है, थोड़ा सा एटीट्यूड ज्यादा है, जो मरने मारने तक की बातें कर पाता है, धमका पाता है। तो ऐसे एक इंसान है जिसका नाम झबरू बताया जा रहा है, मैंने वीडियो में देखा। उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे ये लड़का परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, मैं इसे इतना रिलेशनशिप खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है कि रिलेशनशिप में रहो। वो उससे बुलाता है, झबरू बुलाता है साहिल को, और फिर जो थोड़ा सा धमकी धमकाना होता है कि यार तू मेरे इलाके की बच्ची को परेशान कर रहा है, मेरे रहते हुए मत कर, ये सारी चीजें होती हैं। साहिल को ये बात नागवारा गुजरती है। एक तो पहले से इनसिक्योरिटी का शिकार है, पहले से उसके ईगो पे रिलेशनशिप खत्म करने जैसी बातें चल रही हैं। उसके बाद से उसको फील होता है कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई मेरी, और इस मिक्स इमोशंस में वो जो फैसला लेता है वो होता है मर्डर का फैसला। 28 मई की रात को साक्षी साहिल से मिलने जाता है, उसे 2 मिनट के लिए बुलाता है, और उसके बाद वो पहले बात करते हैं, फिर बात चिल्लाने में आती है, फिर झगड़ा होता है, और विदिन 1 मिनट वो उसको 20 से ज्यादा बार चाकू मारता है। उससे उसका मन नहीं भरता तो उसके बाद उसे ईंटों से मारता है, फिर लात घूसों से मारता है, जब तक तो पूरी मर नहीं जाती वहां से नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई अकेले में नहीं होता है, वो उस इलाके में लोग आ जा रहे हैं। पहले एक बंदे ने कोशिश की कि उसको बचाए, लेकिन जब चाकू देखा तो वो पीछे हट गया। लोग उस इलाके में आ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, एक इंसान मर्डर कर रहा है, लेकिन फिर भी सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोलता। अब मैंने आपसे कहा ना, इस केस में बहुत सारे फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि लोग चुप क्यों थे। आप देखोगे कि जब मॉब लिंचिंग का मामला आएगा तो एक पूरी भीड़ मिलती है और एक इंसान को मार डालती है, लेकिन जब किसी सिंगल इंसान को बचाने की बात आएगी तो पूरी भीड़ भी नहीं बचाती है। एक तो थॉट ये रहता है कि वो इलाका जैसे है, वहां पे कोई किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा, कोई मर रहा है तो मरे, लेकिन हम अपने सिर पे दुश्मनी नहीं लेंगे। दूसरी चीज कि अगर सामने वाला मार रहा है तो उसका मेंटल स्टेट बहुत खराब है, बहुत ही मानसिकता उसकी खराब है, वो मार रहा है, अपने होश हवास में नहीं है, तो क्या वो कि उसको छोड़ के मुझे ही मार दे, ये एक कहीं ना कहीं थॉट काम करता है। तीसरा थॉट काम ये करता है कि आप पुलिस के किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप नहीं चाहते कि आप किसी पुलिस केस में पड़े या वहां पे आपको इन्वॉल्व होना पड़े या। और चौथा चीज ये है कि इंसान सोचता है कि वो बचा ले वो बचा ले वो बचा ले, जब किसी ने नहीं बचाया तो मुझे क्या जरूरत है बचाने की। तो यही सारी चीजें हैं, और आई थिंक इंसाफ मिलना चाहिए उसको। और जो हमारी यंग जनरेशन है, चीजें को सोच समझ के करो यार, मतलब कोई फटाक से आप जो डिसीजन लेते हो वो डिसीजन जरूरी नहीं कि अच्छा हो, समझदारी भरा हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप मुझे स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, अगर आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।